अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एंजॉय करने का मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ कि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है तो रोज़ाना सुबह उठ के ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी हुई है। किसी ने एक शख्स से पूछा जिसके पास बड़ी परेशानी थी, जो रोज़गार के लिए परेशान था, जिसके बड़े सारे मसाइल थे। तो उस शख्स ने उससे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो और तुम क्यों ऐसे शिकवे कर रहे हो? तो उसने कहा देखो, मेरे पास जो है वो खाने के लिए पैसे नहीं होते, मेरा रोज़गार नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी फैमिली है एंड ऑल दैट। उसने कहा तुम कुछ काम करने की ट्राई करते हो? उसने कहा मैं कोशिश करता हूँ, बहुत जगहों पर जाता हूँ, मेरी जॉब नहीं हो पाती है, लेकिन मैं अब मेरी ज़िंदगी ना ऐसी हो गई है कि मेरा दिल उचाट हो गया है। अब मैं बहुत मायूस हो गया हूँ, घर में हज़ार परेशानियाँ हैं और मुझे ऐसे लगता है पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। उस बंदे ने ये जवाब दिया। तो जो शख्स उससे बात कर रहा था उसने उसको कहा कि तुम्हें पता है कि तुम कितने अमीर हो? तो उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा अच्छा, तुम्हारे पास जो किडनी है, तुम्हारे पास जो हार्ट है, तुम्हारे पास जो लीवर है, तुम्हारे पास जो हाथ पाँव हैं, ये सब चल रहे हैं, ये सब एक्टिव हैं। और तुम्हें पता है जिनके पास ये नहीं होता वो इनको ख़रीदने के लिए, इनके ट्रांसप्लांट के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और फिर भी उनको एक किडनी नहीं मिल पाती, किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट नहीं मिल पाता, किसी को अगर बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर कोई चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो नहीं मिल पाती। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, तुम फ्री सांस ले रहे हो। तुम्हें पता है जो लोग वेंटिलेटर पर होते हैं, एक एक सांस की वैल्यू होती है, एक एक सांस की कीमत होती है। 1 घंटा ब्रीदिंग के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगती है। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं फ्री में सांस ले रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। सोना भी एक नेमत है। लोगों को नींद नहीं आती, लोग कई कई मेडिसिन लेके सोते हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कम से कम वो इस काबिल तो है कि वो अपनी परेशानियों पर सोच रहा है, अल्लाह ताला से रुजू कर रहा है। तो मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान मायूस नहीं होते। जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, मेहनत करें, अल्लाह आपका साथ देगा। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जब आप खुद ये कहेंगे कि मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया। तो सब्र करें, शुक्र करें और कोई भी शख्स अपने आप को गरीब बिल्कुल नहीं समझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको वही 24 घंटे दिए हैं। अल्लाह ताला ने सबको वही आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग दिया है सोचने के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अच्छाई का रास्ता चूज़ करते हैं या बुराई का रास्ता चूज़ करते हैं। तो आपने खुश रहना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, मुसीबतों को दूर करके, मुसीबतों से जान छुड़ा के, अल्लाह का शुक्र अदा करके कामयाबी हासिल करनी है। अच्छा जी, अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़ और देखते हैं कि आज हमारी पहली टॉप स्टोरी जो है वो क्या है। तो जनाब, आज हमारी जो पहली टॉप स्टोरी है वो है नंबर प्लेट्स के हवाले से। कराची पुलिस का अल्टीमेटम, नंबर प्लेट्स दुरुस्त करवाने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर कर दी। कराची पुलिस ने शहरियों को गाड़ी और मोटरसाइकिलों की जाली, गैर कानूनी और नाकाबिले शनाख्त नंबर प्लेट्स दुरुस्त करवाने के लिए 5 दिसंबर 2025 तक की मोहलत दे दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है जनाब कराची की रोड्स। और क्या है जी, कराची की 315 अंदरूनी सड़कों और 60 शाहराहों की तामीर के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कराची की 315 अंदरूनी गलियों और 60 बड़ी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत के लिए 25 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब ग्रीन लाइन मंसूबा। कॉन्ट्रैक्टर की नाकामी, शहरियों ने खुमियाजा भुगता, मेयर कराची ऐसा कहते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे के काम में कॉन्ट्रैक्टर की नाकामी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं जनाब ग्रेटर कराची प्लान की, और ये क्या है? ग्रेटर कराची प्लान 2047 बढ़ती आबादी शहर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार। आदाद शुमार के मुताबिक कराची की आबादी क़याम पाकिस्तान से अब तक 44 गुना बढ़ गई है। 2017 से 2023 तक 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, सालाना शरह 6% तक पहुंच गई। नेक्स्ट वी हैव कराची के लांडी और मलीर में आग के 2 वाक़यात हुए हैं, 2 बड़े वाक़यात। लकड़ी और जो बैटरियां थी वो जलकर खाकिस्तर हो गई। कराची के इलाकों लांडी 89 और मलीर राशदी गोट में आग लगने के 2 अलग अलग वाक़यात पेश आए, जिनमें लकड़ी के गोदाम और बैटरी की दुकान में भारी मालियत का सामान जलकर राख हो गया। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं खुदकुशी की। खुद को आग लगाने का ख्वाब देखकर शहरी ने हकीकत में खुदकुशी कर ली और अंगी टाउन में शख्स ने परेशानी के आलम में खुदसोजी की, अस्पताल में दम तोड़ गया। तफसील जानिए हमारे
टॉप स्टोरी के सेगमेंट में। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कि सीएम सिंध क्या कह रहे हैं। सीएम सिंध कह रहे हैं कि दिन में ख्वाब देखना बंद करें। वज़ीर आला सिंध का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध के बारे में बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नेक्स्ट वी हैव गुलशन हदीद में हुई बड़ी डकैती। गुलशन हदीद में 60 लाख की चोरी, मुलजिमान लूटा हुआ माल घर के सहन में वापस फेंक कर फरार। कराची के इलाके गुलशन हदीद में 2 रोज कबल होने वाली 60 लाख रुपए की चोरी का हैरानकुन मोड़ सामने आ गया। तफसील जानिए टॉप स्टोरी के सेगमेंट में। पाकिस्तान बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करने की तैयारियों में मसरूफ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करने के लिए बाज़ाब्ता तैयारी शुरू कर दी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने खरीदारी के लिए टेंडर जारी किया। बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफशा फट गया, पाकिस्तान तक राख पहुंची। अब लोगों ने क्या करना है, जानिए कुछ ही देर में। कराची के मौसम की बात कर लेते हैं। कराची का मौसम खुश्क, सुबह सवेरे खुनकी और दिन भर मौसम गर्म। महकमे मौसमियात का ऐसा कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन के औकात में मौसम कुछ गर्म, जबकि रात और सुबह सवेरे ठंडक महसूस की जाएगी। अच्छा जनाब, अब ओवरऑल वेदर फोरकास्ट जान लेते हैं कि वेदर फोरकास्ट क्या है। थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर वेदर फोरकास्ट जो है वो पॉपअप हो जाएगी और फिर हम आपको बताएंगे कि मौसम 11 बजे कैसा होगा, मौसम 12 बजे कैसा होगा और मौसम जो है 1 बजे कैसा होगा, ताकि उस हिसाब से तैयारी करके आप बाहर जा सकें। 11 बजे 23 सेंटीग्रेड है, 12 बजे 27 सेंटीग्रेड है, 1 बजे 29 सेंटीग्रेड है और 2 बजे जो है वो भी 29 सेंटीग्रेड है। तो ये है जी कराची का मौसम जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। और जल्दी से आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में आज कौन सी अहम समातें होने जा रही हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में आज जो समातें होने जा रही हैं उनका अहवाल आपको बताते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान के खिलाफ दरखास्त पर समात होगी। दरखास्त मुख्तलिफ सियासी जमातों दीगर ने दायर कर रखी है। गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समात होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस जो है वो शेयर कर लेते हैं कि वेजिटेबल प्राइस क्या है, टमाटर के प्राइस क्या है, आलू, गोभी और प्याज, इनके प्राइस जो है वो क्या है। तो आ गया जी सबसे पहले टमाटर 127। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास आलू आ गया है 63 पर। इसके बाद हमारे पास क्या है, लहसुन है जी 288 पर। इसके बाद हमारे पास है अदरक 345 पर। इसके बाद वी हैव गाजर 100 एंड इसके बाद हमारे पास है तुरई 150। फिर उसके बाद है हमारे पास लौकी 58 पर। फिर जनाब है फूल गोभी 46 पर। फिर व्हाट वी हैव खीरा 115 पर। फिर उसके बाद जो है भिंडी है जी 253 पर और प्याज का वेट कर रही थी मैं, प्याज आ गई है, प्याज है जी 115 पर। अब आपके साथ में जो है वो गोल्ड की प्राइस शेयर करते हैं कि सोने की कीमतें जो है वो कहाँ पहुँच गई हैं। सोने की कीमत में इस्तेहकाम आ गया है, ठीक है जी, बैलेंस हो गई हैं। आलमी मार्केट में सोना $4065 फी आउंस पर बरकरार रहा। 1 तोला सोना 4,28,862 रुपये पर बरकरार रहा। 10 ग्राम सोना 3,67,680 रुपये पर भी बरकरार रहा। 1 तोला चांदी की कीमत 5,270 रुपये पर ही बरकरार रही है। अच्छा जी, जल्दी से अभी आपके साथ में जो है वो करेंसी रेट्स शेयर करते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं और फिर आपको बताते हैं कि जी आज ओवरऑल क्या सूरत हाल है। ये स्टैटिक रेट्स होते हैं जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190, कैनेडियन डॉलर 212, यूरो जो है 335 और कुवैती दिनार जो है वो 922 पर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में माल के हाल में है जी 384 पर यूके पाउंड। फिर सऊदी रियाल है 76 पर। फिर यूएई जो है दिरहम जो है वो है 77 पर। अच्छा जी, इसके अलावा जो यूएस डॉलर है वो हम आपको अभी थोड़ी सी देर में बता देते हैं कि यूएस डॉलर जो है वो क्या है। तो जनाब अब ये आपके साथ में हमने शेयर की सिटी अपडेट्स, इनकी तफसीलात जानेंगे थोड़ी सी देर में एक छोटे से टी ब्रेक के बाद। तो आप भी चाय पिए, मैं भी चाय पीती हूँ और मेरी टीम भी जो है ब्रेक लेगी। टी ब्रेक थोड़ी सी देर में वापस जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। कीप वॉचिंग सिटी अपडेट। वेलकम बैक। तो आज हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से। और अगर देखा जाए ना तो जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनको बहुत सारे इस तरह की चीज़ें फेस करनी होती हैं अगर उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे होते और बहुत उनके ऊपर जो है वो तरह तरह के लोग बातें कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो ख़ुद से भी ये सोचना होता है, समझना होता है कि वो बहुत कंप्लेन करते हैं कि जी हमने फ़लाँ से ट्रीटमेंट कराया, हमने यहाँ पर इलाज कराया या फिर हमने ये सारा कुछ किया, लेकिन उनको उनका जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल जो कॉज है इनफर्टिलिटी का, वो समझ नहीं आ रहा होता कि वेयर टू स्टार्ट,
कि आपने कौन सा डॉक्टर जो है वो सिलेक्ट करना है, किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, कौन से असेसमेंट जो है वो करने हैं, कौन से टेस्ट कराने हैं एंड ऑल दैट। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो डॉक्टर बिल्कीस हैं और उनके साथ हैं डॉक्टर उसामा हिलाल। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, डॉक्टर बिल्कीस आपसे ही स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो कि कॉमन भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और हल तलब भी है, गौर तलब भी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस मसले में परेशान रहते हैं और कई साल लग जाते हैं उनको, लेकिन उनका ये मसला सॉल्व नहीं होता। अच्छा, देखिए, सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सही। पहले लेट मैरिजेस नहीं होती थी। अच्छा। अब लेट मैरिजेस होने शुरू हो गई और इनफर्टिलिटी अगर देखा जाए तो मेल में ज़्यादा होती है फीमेल से। हाँ, एज जो पहले की शादियाँ होती थी 22-23 साल में हो जाता था, लेकिन अब वो थोड़ी आगे बढ़ गई हैं। तो जितना भी ख़वातीन जो लड़कियाँ उनकी शादी लेट होगी तो ओवियस उनका एग जो रिज़र्व होता है उस पर फ़र्क आता है। सबसे पहले तो ये। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब जो है कपल जो होते हैं वो शुरू के 1-2 साल कहते हैं कि हम प्रिवेंशन पे चले जाते हैं, हम अभी नहीं बच्चा चाहिए। उसमें अगर वो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर कोई ऐसी पिल्स ख़वातीन ले लेती है तो वो भी इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाती हैं लेटर ऑन। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए ना, देखिए, बड़े बूढ़े कहते पहले एक बच्चा पैदा कर लो, फिर तुम आगे थोड़ा वो करना, फिर तुम प्रिवेंशन की तरफ जाना। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे फ़र्क पड़ता है। और फिर हमारी ग़िज़ा, लाइफस्टाइल, ये सब बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इसका रोल है कि यू आर व्हाट यू ईट। आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। हाँ। आजकल के मशीनी दौर में हमें बैठ के खाने का है ही नहीं, हम ड्राइव करते करते खाना खाते हैं। हाँ। सबके लाइफस्टाइल बदल गए, मेल फीमेल दोनों ही जो वर्किंग होते हैं। सही। उसके सारी चीज़ें इम्पैक्ट वो सारा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है। जाहिर सी बात है, हार्मोन्स के रिलीज वही करता है, मास्टर ग्लैंड, उसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अच्छा, ये जो लेट मैरिजेस का जिक्र किया है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम भी है कि वो शादियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेट करते हैं और लाइफस्टाइल जो है लोगों का उस तरह से मेंटेन नहीं होता है। ग़िज़ा का ख्याल रखना, खुराक का ख्याल रखना, फूड इनटेक, इस सारे मैटर में कितना ज़्यादा अकाउंटेबल है। डॉक्टर सामा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सामा, पहले तो ये बताएं कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है कंप्लेन लेकर कि भाई मुझे ये सारे इश्यूज़ हैं और स्टिल जो रिज़ल्ट्स मुझे चाहिए वो रिज़ल्ट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनको पहले विज़िट में क्या सजेस्ट करते हैं? ऐसे लोगों के लिए पहले ही विज़िट में क्या गाइडलाइंस होती हैं? सिंपली हम लोग ये इनको सबसे पहले तो हम लोग हमारा जो अपना प्रोटोकॉल है वो ये कि हम कम से कम शादी के 3 साल बाद कोई केस लेते हैं। ठीक है, जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, हमारी कोशिश होती है कि हम 3 साल से पहले ना लें। ठीक है, मेडिकली और आजकल के माशरे के हिसाब से कम 12 महीने या 1 साल जो है वो कंसीव करने का ना सोचें। ठीक है, पहले अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लें, अपनी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल कर लें। सही। और अगेन वो वाली बात मैं एग्री करूंगा डॉक्टर साहिबा से कि जो एडवांस एज है, जो आजकल ख़वातीन देर से शादी कर रही हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेल्स का देखें, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। मेल्स अगर 60 का भी हो कोई इशू नहीं, 70 का भी हो कोई इशू नहीं है। सही। हाँ, ठीक है, उसकी स्पर्म काउंट, कंसंट्रेशन, मॉर्फोलॉजी, मोर्टालिटी वो गिरती है विद एज, लेकिन स्टिल वो कंसीव कर सकता है, मतलब लाइक ही हैज़ द एबिलिटी। सही। फीमेल्स का ये होता है कि आजकल जो है एज पर दी WHO फीमेल्स की जो एडवांस एज हो गई है दैट इज़ 35। अच्छा। ठीक है, अब 40 पे ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए, एक मैं लेमैन टर्म यूज़ करता हूँ, एक कट ऑफ वैल्यू हो गई है। अच्छा। ठीक है, जो कि औरत की अल्लाह ताला ने एक सर्टेन एज दी हुई है। ठीक है, और मर्दों की ये कि विद एवरी पासिंग 10 ईयर्स उनकी वो सब चीज़ें लाइक गिर रही होती हैं। सही। तो इसमें ये है कि हम लोग का ये होता है कि बेसिक जो है हस्बैंड जो है वो एक अपना टेस्ट करवा के लाएं जिसको हम कहते हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, और फीमेल्स को ये कहते हैं कि बेसिक अपना एक स्कैन करवाएं। ठीक है, फिर उसमें स्कैन। लेकिन अगर किसी की लेट मैरिज है, मतलब जो हस्बैंड है वो भी थोड़ा एजड है और जो वाइफ है उनकी भी बड़ी एज में शादी हुई है, तो उनका केस आप फिर फौरी टेकअप नहीं करते, या उनको भी आप ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आपने जो है वो गिव सम टाइम और आप 3 साल बाद आएँ? देखिए, डिपेंड करता है। अगर इफ शी इज लाइक मोर देन 40 सही, तो हम वेट नहीं कर सकते ना। ओके। ठीक है, मेरे पास लाइक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं बहुत सारे। अच्छा। पूरी फाइल्स बनी हुई हैं जिस पे फीमेल्स ने 42, 43, 44 में कंसीव किया है।
ठीक है, लाइक मेरे पास 44 तक है, हाँ। चाहे इन पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान। जो मेरे पास कंसीव पेशेंट है, हाँ। जो मैं आपको अभी मोबाइल पे भी दिखा सकता हूँ, सही। तो अप टू 44 ईयर्स हमने लाइक किया है, हाँ। लेकिन लाइक अगर इससे ज़्यादा डिले हम नहीं केस लेते, हाँ। ठीक है, और अगर लाइक 38 39 है तो ऑब्वियसली फिर हमारा ये रूल नहीं होता है कि 3 साल लाइक वेट करें मेल का। लेकिन लाइक कोई वो नहीं है आजकल। लाइक 22% ऑफ द जो मैरिड कपल्स हैं, दे आर फेसिंग इनफर्टिलिटी एज पर दी रिसर्च एंड स्टडीज इन पाकिस्तान। सही। उसमें 40% अप टू एज पर द स्टैट्स जो है वो मेल फैक्टर है। अच्छा, मतलब जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, जो कंसीव नहीं कर पा रहे, उसमें 40% जो है वो मेल फैक्टर है, मेल का है। अच्छा, अब 40% इज़ नॉट द इशू। अब इशू ये है कि हमारा माइंडसेट, हमारा माशरा, हमारे वहाँ होता है ये कि शादी होती है ना, तो आप लड़की को भेज देते हैं कि एक आप डॉक्टर के पास चले जाएं, फीमेल डॉक्टर के पास चली जाएं, एंड देन वो 6-8 महीना 1 साल लाइक वो लगा देती हैं कि उसके टेस्ट हो रहे हैं, हार्मोनल प्रोफाइल हो रही है, स्कैन्स हो रहे हैं। हस्बैंड को नहीं पूछा जाता है, हस्बैंड को वो गलत है। लाइक विच हमारा माइंडसेट बदलना चाहिए। सही। अगर लाइक 12 महीने हो गए तो हम लोग अब इतने एजुकेटेड उस ज़माने में माशरे में रहते हैं कि हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि दोनों बच्चों को भेजें, आप दोनों को चेक करवाएं, दोनों के टेस्ट ब्लेम ना डालें। हाँ, बिल्कुल सही। तो इस पे लाइक मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि इसको हम लोग अपने माइंडसेट को चेंज करें, और ये कोई इशू नहीं है। अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी आ रहा है, ट्रीटेबल है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, नॉट एट ऑल। सही। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये ट्रीटेबल है और इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अपनी ईगो की वजह से जो है वो नहीं जाते, और वो अपनी जो वाइफ हैं या ख़वातीन जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं कि नहीं जी, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ में कोई इशू है, तो आप ही जाएँ, आप ही इलाज कराएं, हमारा तो कोई इशू नहीं है। ऐसे कितने केसेस आते हैं, और आपने कितने ऐसे केसेस डॉक्टर बिल्किस देखे जो कि इस वजह से जो है वो नहीं पाए तक हो पाते, इस वजह से जो है वो बेऔलाद ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो आके इलाज कराने के लिए मानते ही नहीं है, रेडी नहीं होते वो। मेरे पास तो 32 केसेस ऐसे आते हैं, एज ए स्पर्मिक होता है मेल, और इलाज करा रहे होते हैं फीमेल का, और इवन तो कि उन्होंने शादियां भी 2 से 3 कर ली होती हैं। अच्छा। एज ए स्पर्मिक का मतलब है कि आपके स्पर्म है ही नहीं, 0, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अज़वाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप गुजार सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेल कहता है कि जब मुझ में कोई मसला नहीं है, हाँ, और ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, ख़वातीन का इलाज करा करा के उसमें ऐसा होता है ना, सास की तरह मिस्टेक निकाला जाता है कि नहीं ये PCOS है, PCOD है। हाँ। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज को इतना हाइप दिया हुआ है कि मेरे पास बच्चियों की वालदेन जो आती है ना, वो कांपती हुई आती हैं कि पता नहीं हाँ क्या हो गया। क्या हाँ, होगा। बिल्कुल सही कह रही मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई ये ट्रीटेबल है, और इसको हार्मोन सप्रेसेंट नहीं देना। सही। और इसके एग रिजर्व तो AMH आगे जाके भी इसका बहुत अच्छा रहेगा। सही। तो सिखाना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। और मेल का मेरे पास तो इनफर्टिलिटी का मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, और मैं ख़वातीन का तो अल्हम्दुलिल्लाह 45 प्लस भी AMH बहुत नीचे आ जाता है, तो हमारी नेचुरोपैथी में हम AMH को ऊपर डॉक्टर सामा कह रहे हैं कि 44 तक जो है वो ऑन नहीं, मेरे पास इनके पास नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर AMH जो है ना, एंटीमिरल हार्मोन जैसे माइनस में भी चला जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरोपैथी में इसका इलाज है, विद होम्योपैथिक। बिल्कुल सही। और एज ए स्पर्मिक अगर होते हैं तो हम मेल का मैं बता रही हूँ, उसमें हम ये पूछते हैं कि भाई कब मम्स तो नहीं हुए थे बचपन में, क्योंकि मम्स होना भी एक कॉज होता है, और पहले 30 से पहले उनका ट्रीटमेंट भी मुमकिन है। 30 से पहले, अगर 30 से अबव होता है, एज ए स्पर्मिक होता है, तो हम मना कर देते हैं कि भाई हमारी जैसे हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ट्रीट। सही। जो 30 से ऊपर होते हैं मेल एजोस्पर्मिक, हालांकि एजोस्पर्मिया में ये कहते हैं कि इसका इलाज ही नहीं है, ठीक है, फिर इसके कुछ प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरोपैथी में है। लेकिन एज फैक्टर है, एज फैक्टर है। और जैसे ख़वातीन का होता है ब्लॉक ट्यूब होता है, ब्लॉक ट्यूब अगर कुदरत की तरफ से है तो नेचुरोपैथी में इलाज नहीं है। लेकिन अगर TB की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो गए, तो उसके लिए तो मैंने अपने YouTube पे भी
पूरा बना के डाला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों को फ़ायदा हुआ। सही, चलिए जी, आप भी कॉल कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो गेस्ट मौजूद हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगे, तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो यू कैन कॉल अस नाउ। अच्छा, जिस तरह से आप बता रही हैं ना कि अगर कोई चीज़ नेचुरली है तो फिर उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर ट्यूबरक्लोसिस है या किसी और चीज़ की वजह से जो है ट्यूब ब्लॉक है, तो उसका इलाज मुमकिन है? उसका इलाज मुमकिन है, हाँ, अगर कुदरत की तरफ से है तो नहीं मुमकिन है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, स्मॉल साइज यूट्रस होता है, लेकिन अगर बच्ची 10 मतलब कि 15 साल की है, 14 साल की है, आप उस वक्त आपको पता चल जाता है, तो उस वक्त आप उसको हार्मोन पिल्स दे के उसको जो है ना उसको हार्मोन्स के पिल्स देते हैं जिससे उसको पीरियड्स आ जाते हैं। ये अच्छी सही नहीं है ना, क्योंकि फिर उसका FSH, LH, प्रोलैक्टिन सारे हार्मोन्स का मसला होता है। हम लोग जब स्मॉल साइज यूट्रस होता है 4 सेंटीमीटर का अगर है तो होम्योपैथिक में दवा देते हैं जिससे यूट्रस साइज भी बढ़ जाता है, अगर ओवरीज सही है तो। अब अगर ओवरीज विजुलाइज नहीं है, अगर आपका मतलब यूट्रस बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रही हूँ नेचुरोपैथी में इतना अच्छा है। AMH के लिए तो मैं बता देती हूँ, घोखरू आराम से मिलने वाली जड़ी बूटी है। अच्छा, उसको जो है ना 1/4 टीस्पून जो है ना उबाल के सुबह खाली पेट पिए। और मक्का रूट, सही, ये बहुत अच्छी बूटी है जिससे आप खवातीन का AMH जो है ना ऊपर आ जाता है। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये जो बताया ज़रूर आप लोग करके देखिएगा डॉक्टर बिल्किस ने। अच्छा डॉक्टर सामा, अब जिस तरह से बताया डॉक्टर बिल्किस ने कि भाई ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज है, लेकिन सर्टन काइंड ऑफ एज के बाद एक रिस्ट्रिक्शन है ना कि उस तरह से वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं, अभी जैसे हमने मेल्स की तो बात कर ली कि जी जो मेल होते हैं, जो जितने भी ये मर्द हजरात होते हैं वो तो नहीं आते ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो आ भी जाते हैं और अपना इलाज भी करा रहे होते हैं, और जो खातून हैं यानी जो उनकी वाइफ हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट करा रही होती हैं। तो कितने % चांसेस होते हैं कि भाई ये जो इलाज है दोनों का कामयाब हो जाए और दोनों जो है वो कंसीव कर लें, मतलब यानी कि ये खातून जो है वो कंसीव कर लें? देखें, अच्छा मेरी छोटी सी अब तक जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, और मेरे फादर और मेरी जो टीचर आयशा खातून, प्रोफेसर आयशा खातून, मैंने एक चीज़ सीखी है कि दुनिया में कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं है और कोई दवा ऐसी नहीं है जो कि कंसीव करा दे। ठीक है, सही, जो कुछ भी है वो अगर कोई मेल फैक्टर एबनॉर्मलिटी है व्हाटएवर, या फीमेल की लाइक बहुत एग्जाम की हो सकती है, मेल्स की एक आदत होती है, वो अगर हम ट्रीट कर दें, करेक्ट कर दें, तो अल्लाह ताला ने लिखा होगा तो होगा, नहीं लिखा होगा तो दुनिया में कोई इलाज नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं है। अच्छा, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, कोई भी लाइक बना रहा होता है कि खातून जो है वो किस तरह से कंसीव कर ऐसा सकती हैं, हाँ, कि वो 100% जो है वो शर्तिया इलाज है और ये इलाज है और वो इलाज है, तो बहुत सारी खवातीन जो हैं उस तरह से फिर वो डिस्टर्ब होके तो उन इलाज की तरफ भी चले जाती हैं। ऐसा होता था, देखिए पाकिस्तान में तो कोई रिसर्च नहीं ना, जापान है, कनाडा है, अमेरिका, यूरोप है, यहाँ सारे रिसर्च होते हैं। अब अगर आप जापान में देखें तो वहाँ पे बच्चे होने की तादाद बहुत कम हो चुकी है। क्या उनके पास रिसर्च नहीं है, मेडिसिन नहीं है, प्रोसीजर्स नहीं है? सही, क्या वो चाहते नहीं है, चाहते नहीं, उनका लाइफस्टाइल है, डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ मैटर करती है कि वो लाइक उनके वहाँ कम है। इवन आप हमारे वहाँ पे एक, मैं आपको अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप देखिएगा जहाँ पे गांव देहात हैं वहाँ पे खवातीन जो हैं वो 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर रही होती हैं, और जहाँ हमारा थोड़ा अर्बन लाइफस्टाइल है, जहाँ एजुकेशन अवेयरनेस है, वहाँ पे आपको एक दो मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल, तो ये हम एक वो प्लानिंग के साथ में कर रहे होते हैं। प्लानिंग है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें अगेन लाइफस्टाइल आ जाता है, जंक फूड आ जाता है, फास्ट फूड आ जाता है, सही, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, जब किसी न्यूली मैरिड कपल को आप चेक करती हैं या वो आपके पास आते हैं तो आप उनको पहला सजेशन क्या देती हैं कि भाई अभी तुम्हारी शादी को 1 या 2 महीने हुए हैं तो अभी तुम क्यों आ गए, या 4 महीने हुए हैं तो तुम क्यों आ गए, तो आप उनको क्या सजेशन देती हैं और क्या चीज़ आप बताती हैं, क्या डूज एंड डोंट्स उनको बताती हैं? अच्छा देखिए, पहले तो मैं कहती हूँ स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन नहीं लेना है जी। औलाद सिर्फ अल्लाह ही दे सकते हैं, कोई 100% गारंटी वाला कोई भी नहीं कह सकता। हम रिपोर्ट सही, मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने पेशेंट से, आपकी रिपोर्ट सही हो सकती है, औलाद देना अल्लाह ताला की तरफ से होता है। सही। और दूसरी बात है, जब मेरे पास कपल आते हैं तो मैं सबसे पहले उनके साथ अगर उनकी सास या कोई नंद आई हुई थी उसको मैं बाहर कर देती हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपने कपल को साथ बिठाना है और जो साथ में झुंड आया हुआ होता है उनको हटाएं। सही। और मैं खवातीन को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदारा आप भी जो है ना माँ हैं, बहन हैं, तो आपके पास जो आपकी बहू आई हुई है वो भी आप ही की मतलब की तरह है, उसको अपनी बेटी की नज़र से देखें।
हर दूसरे तीसरे महीने से शुरू हो जाते हैं पूछना कि क्या हुआ, कंसीव नहीं हुआ। हाँ, तो ये गलत है। सही। उसको स्ट्रेस एंजाइटी इतनी हो जाती है कि उसके बेचारी के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। सही, ठीक है। हाँ। अच्छा, सबसे पहले मैं उनसे ग़िज़ा का पूछती हूँ, लाइफस्टाइल पूछती हूँ, वो सारे दुरुस्तगी। फिर अगेन एज मैटर्स। अगर उनकी एज ज़्यादा है तो फिर मैं उनको जो है उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती हूँ। अगर एज कम है तो मैं उनको कहती हूँ अपनी लाइफ को एंजॉय करो और अपने आप को 2 साल दो। ठीक है। अगर उनके रिपोर्ट्स में कोई खराबी है हाँ। तो उसको दुरुस्त करने की मैं कोशिश करती हूँ। और मैं सीमन एनालिसिस के अलावा मेल का भी FSH और LH कराती हूँ। अच्छा, हाँ, सही। हाँ। और फिर उससे और भी बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, कुछ और मसाइल होते हैं, उनको भी देखती हूँ। एक चीज़ मैं आपके तबस्सुत से पैगाम देना चाहूँगी। एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिसिंग है, जब मेरे पास भी आते हैं कपल, बहुत मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई नहीं आता, बहुत सारे इलाज कराने के बाद आते हैं। सब सही होता है उनका विटामिन D3 कम होता है। D3 कम, सही। आप विटामिन D3 एक वाइटल वो है, उसको तो आप सही रखो ना। सही रखो, मैंने हाँ। एक फार्मूला बनाया खवातीन के लिए। हाँ। जब तक विटामिन D3 70 पे नहीं होता ना, मिडल जी, तो कंसीव में उनको प्रॉब्लम होता है। अगर थायराइड पेशेंट है तो मैं कहती हूँ 1 पे ले आओ। सही है। फिर उसकी टेक्निक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो सब बताती हूँ। तो मैं हार्मोन्स को सही करने के लिए उनको हर ग़िज़ा बता देती हूँ, चीज़ें बता देती हूँ। हाँ। मैं कहती हूँ एंजॉय योर लाइफ। सही। मतलब विटामिन D3 की कमी की वजह से भी ये कंसीव करने में मुश्किलात होती है। बिल्कुल है जी, और ये मिसिंग है। सही। और ये लोग बहुत इसको कम वो करते हैं। और प्रोलेक्टिन रेज होता है, सीरम इंसुलिन खवातीन में सुबह रेज्ड हो जाता है, और वो फिर रात को आलू के चिप्स खा रही होती हैं। तो ग़िज़ा आ गई ना। तो ग़िज़ा को चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, खाना जल्दी खाना है। मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला ने, नेचर ने आपको सिखाया है, सूरज उगे उठो, सूरज गुरूब हो सो जाओ। सही, तो ये चीजें तो होती ही नहीं है ना। हाँ, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा काउंट करता है, आपकी डाइट बहुत काउंट करती है। बहुत सारी ऐसी माइनर चीजें होती हैं जिनको आप कंसिडर नहीं कर रहे होते, और वो आपके लिए बहुत बड़ी हर्डल जो है वो क्रिएट कर रही होती है। चलिए जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है इनफर्टिलिटी के हवाले से। ये मसला बड़ा कॉमन है, गौरतलब है, और लोग इस हवाले से बहुत परेशान हैं। अच्छा, सिर्फ कपल परेशान नहीं होते, पूरी फैमिलीज़ परेशान होती हैं। उतना ही स्ट्रेस जो है वो लड़के की बहनों को भी हो रहा होता है, लड़की की बहनों को भी हो रहा होता है। और चाहे कोई बात बहुत बड़ी ना भी हो, लेकिन वो इस बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया, और अब तो पता नहीं हमारे भाई के यहाँ औलाद नहीं होगी, या पता नहीं क्या कुछ होगा। अब ये नहीं पता कि कोई प्रॉब्लम उनके भाई में ही मौजूद है, कोई प्रॉब्लम जो वाकई ऐसा है जो उनके लड़के में ही मौजूद है, और वो जाके इलाज नहीं करवा रहे हैं। तो सख्ती से लोगों को किस तरीके से बताया जाए, प्यार से लोगों को किस तरीके से बताया जाए कि भाई ये आप जो कपल होता है ना, ये 2 लोगों का मैटर है। ये 2 लोगों का मैटर है कि उनको बेबी कब प्लान करना है, उनका बेबी जो है वो कब आना चाहिए दुनिया में, ना कि ये बाकी लोगों का मैटर है। क्योंकि उसकी वजह से जब प्रेशर बिल्ट होता है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो अगर नेचुरल प्रोसेस भी उनका गो थ्रू होने लगता है तो वो ट्रीटमेंट की वजह से शायद कुछ चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, या शायद कुछ चीज़ें अंडर प्रेशर आ जाती हैं। जिस तरह से डॉक्टर बिल्किस कह रही थी कि लड़कियां इतना स्ट्रेस में आ जाती हैं कि उनके हार्मोन जो है वो सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। इसमें होता है ये, सॉरी, कि चूँकि हमारे पास नॉर्मली जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो शादी का कोई महीना 2 महीना गुजरता है और सांस लेकर आ जाती हैं, क्यों नहीं बच्चा हो रहा, क्यों नहीं बच्चा हो रहा। तो उसमें एक प्रेशर बिल्डअप होता है। सही। अब एंजाइटी आती है। अच्छा, वहाँ से मियाँ बीवी के रिलेशन भी थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो उनका वो जो प्रोसेस होता है, जो टाइम होता है, उनको चाहिए होता है कि लाइक जो अपनी जहनी हमांगी जैसे कहते हैं कि माइंडसेट एक हो जाए, बजाय इसके वो दूसरे प्रेशर में लग जाते हैं कि उसके वहाँ हो गया, इसके वहाँ नहीं हो रहा, तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें उनको चाहिए वालदाओं को या सासों को कि वो अपने बच्चे और अपनी बहू उसको बेटी की तरह समझ के दोनों को साथ ले आके रेलिवेंट डॉक्टर से जो उनको अच्छा लगे वहाँ जाके दोनों को उनको चेक करें, और जिसकी भी गलती लगे उसको वो करें, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दें। मेडिकल साइंस ये कहता है कि कम से कम 12 महीने तो आप दे दें, ठीक है। जो कि एक लड़की एक डिफरेंट कल्चर, माइंडसेट, एक डिफरेंट आदत से उठकर आती है, तो एक डिफरेंट घर पे जाती है, तो उसको एटलीस्ट एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो उसको अगर आप टाइम दिए बगैर उसको पहले महीने दूसरे महीने टॉन्ट करना शुरू कर दें, प्रेशर बिल्ड करें, तो इससे डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आती है। बिल्कुल डिस्टर्बेंस आती है। तो आपके पास जब ये कपल्स आते हैं तो आप इनको किस तरीके से टेकअप करते हैं, इनको क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, क्या सजेशंस देते हैं?
लेकिन सजेशन तो सबसे पहले यही होती है कि टाइम दें, हाँ प्लान ना करें। अच्छा। मेरा ये लाइक बिलीव है कि जिनको कंसीव करना है तो वो प्लान ना करें, सही। क्योंकि प्लान लेने के लिए वो दवाएं मेडिसिन लेंगे, ठीक है, जिसके लिए ज़रूरी नहीं है। मेडिसिन हार्मोनल हो वॉट जो भी हो, जब वो ज़रूरी हो तो वो ली जाए, ज़रूरी ना हो तो ना ली जाए, ठीक है। मैं तो इनफैक्ट इतना लाइक वो हूँ कि आजकल लोग सप्लीमेंट्स का कल्चर आया हुआ है, ट्रेंड आया हुआ है सोशल मीडिया पे, एक नया रोज सप्लीमेंट नए सप्लीमेंट्स आ रहे हैं जिसकी नई नई क्वालिटीज वो बता रहे होते हैं, हाँ कि उसको जरूरत नहीं, हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। चलें इस डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। कॉलर ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अहमद है और मैं गुलिस्तानी जोर से बात कर रहा हूँ। मैं इसे पूछना चाह रहा हूँ, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो क्या 50 साल की जो खातून है वो क्या बच्चा डिलीवर कर सकती है? कोई इसका इलाज है हमारे पाकिस्तान या कराची के अंदर? अच्छा ठीक है, ओके। अहमद, आपके सवाल का जवाब जो है हमारे गेस्ट ज़रूर देना चाहेंगे। डॉक्टर बिल्किस साहब। अच्छा, मैं बता देती हूँ। 50 साल की खातून है, लेकिन अगर उसकी माहवारी ठीक है, ठीक है, अगर उसकी माहवारी ठीक है, सेकेंडरी और उसके टेस्ट हार्मोन सही है, तो क्यों नहीं बच्चा पैदा कर सकती? गाँव वगैरह में 55 साल में पैदा करते थे बच्चे। अच्छा, तो बिल्कुल क्यों नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन हार्मोन्स का देखना है ना, कि हार्मोन्स है, एग रिजर्व है, उसकी ओवरी कैसे काम कर रही है, उसकी बच्चादानी की क्या हालत है, वो दाना खासा कोई वो तो नहीं, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, पहले बच्चे हो चुके हैं, नहीं हो चुके, ये सारी चीज़ें हाँ। जो है मेडिकल साइंस की अगर आप बात करते हैं तो मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिससे फर्टाइल हो सके। फर्टाइल है तो बच्चा पैदा कर सकती है, फर्टाइल नहीं होगी तो कैसे बच्चा पैदा करेगी? सही। अच्छा, आप जो कह रही थी ना, जैसे फुप्पियाँ और है ना, जैसे नंद और ये सब जो है ना बच्चे के लिए कहते हैं, तो अजराए मजाक में एक बात कहना चाहूँगी, वो सी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या आप अपनी जायदाद दे देते हो? बल्कि उससे ले रहे होते, बल्कि और छीन लेते कि चले जी, उसको आने से पहले आप उसकी माँ को इतना प्रेशराइज करते हैं, और जब वो आ जाता है तो क्या मैं ये कहती हूँ जब मेरे पास आते कि आप अपनी जायदाद दे देंगी इसे, कि इतनी आपको तलब है कि आपके भाई की बच्चा हो। ओ भाई रिलैक्स, आप भी किसी की बेटी हैं, ये भी किसी की बेटी है। सही। तो ये चीज़ें ना, ये जो डिफरेंसेस होती है ना, ये नहीं होना चाहिए ख़वातीन में। बिल्कुल, ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये नहीं होना चाहिए। और बात वही है कि फैमिली सपोर्ट जो है ना, वो ज़िंदगी के हर मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सामा, मैं चाहूँगी कि आप कंक्लूजन दें इस इशू के ऊपर ना, कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए, लोगों को करना एक्चुअली क्या चाहिए? लेकिन लोगों को सबसे पहले ये करना चाहिए कि इंटरनेट पे, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गूगल डॉक्टर ना बने। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है, हम लोग के पास जो भी आता है ना, वो चाहे डॉक्टर साहब के पास भी आता होगा, लोग गूगल करके अपने फुल डॉक्टर बन के आते हैं। फुल डॉक्टर, फिर हमारी डॉक्टरी वो देखते हैं कि हमें कितना आता है। हाँ, सही। फिर जब वो हमसे थोड़ी से वो होते हैं ना, उनको लगता है हाँ इसको थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाती है, अवेयरनेस है। वो ऐसे हार्मोन्स के नाम ले रहे होते हैं जो मैंने पढ़े भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। तो चलिए जी, पहला हो गया स्टेप, गूगल डॉक्टर नहीं बने। गूगल ना दूसरा क्या करें? और एटलीस्ट शादी के 12 महीने बाद, 1.5 साल बाद, या जैसे भी हो कन्वीनियंट, अपने किसी भी सर्टिफाइड कोई भी लाइक स्कूल ऑफ थॉट का डॉक्टर जो है रेलेवेंट, उसको चेकअप करवाएं और दोनों कपल करवाएं। लाइक सिर्फ ये नहीं कि बेटियों को भेजें, अपने बेटों को भी भेजें, दोनों को एनालाइज करवाएं, और जो भी इन लोगों के रेलेवेंट वो है उसको वो करें। और इसमें कोई ना शर्म की बात होनी चाहिए, ना इसमें कोई टैबू होना चाहिए, और हमें उसको लाइक जो भी उसको एड्रेस करें, और इसको कोई प्रेशराइज ना करें, इससे घर ख़राब होते हैं। सही। चलिए जी, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना चाहिए, और बात यही कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर करें, मेंटेन करें, अपने आप को सेट रखें और टेंशन फ्री रहें। बाकी लोगों की बातें ज़रा कम सुने तो आपकी ज़िंदगी में वैसे भी 10,000 और मसले होते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामा, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब, अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। और ये जो इशू है, ये इशू चलता ही जा रहा है, जितना भी डिस्कस कर लो इसके मसले ख़त्म नहीं होते। लेकिन अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है, ख़वातीन को बताना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से आप फ़ाइट कर सकते हैं, किस तरीके से आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस इशू को हाईलाइट करते हैं। कई तरीके होते हैं इस हवाले से, लोग परेशान होते हैं, ख़वातीन परेशान होती हैं, न सिर्फ ख़वातीन बल्कि उनकी सराउंडिंग में जो मज़ीद और भी ख़वातीन होती हैं वो परेशान
परेशान हो रही होती हैं कि भाई ये जो वायलेंस है इससे कैसे निकला जाए। वायलेंस कई तरह के होते हैं, ये आपके लिए मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, ये आपको कोई डिजिटल तौर पे भी जो है वो तंग कर सकता है, कोई ब्लैकमेलिंग का इशू भी हो सकता है। देयर आर मेनी थिंग्स जिसके ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए सरवत नसीम शाह फाउंडर एंड लीड थेरेपिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मरियम फैसल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाइफ कोच हैं। दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत दिनों बाद आप आई। हाँ चलें जी, फाइनली आई तो सही। अच्छा जी, ये बताएं कि आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगी? और मुझे पता है अभी जिस तरह से आप कह रही थी ना कि मैंने तो ये सारी बातें करनी है, मुझे पता है, लेकिन ज़रा आप बताएं कि आज के दिन ख़वातीन को स्पेशली क्या पैगाम देना चाहिए और किस तरह से हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए? जी हाँ जी बिल्कुल, अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई थिंक ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म जो इस वक्त चल रहा है, ये आमतौर पे लोग इसको एड्रेस करते हैं कि ये डेज मनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ डेज स्पेसिफिक कर दिए जाए कि इन चीज़ों के बारे में बात की जाए। इससे अवेयरनेस बढ़ती है, हमें भी मौका मिलता है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड एक टॉपिक के ऊपर इस वक्त बात करें, और ज़ाहिर लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है। तो अवेयरनेस इज़ द की। जब लोगों को पता होगा अपने राइट्स का, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जिनको लोग इसलिए एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि ये हरासमेंट में आते हैं या ये किसी क्राइम में आते हैं। वर्क प्लेस हो, ऑफिस प्लेस हो, घर में, बाहर, स्कूल में, हर जगह पे आपके साथ इस तरह की हैरेसमेंट हो सकती है, वायलेंस क्रिएट हो सकता है। जो एक्ट आ गया है उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। लॉ आप उसको ऊपर केस कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, हरासमेंट एक्ट की बात, जबरदस्त बात यह है कि जो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट अगेंस्ट वुमेन जो आया, उसको एक्सटेंड किया गया ताकि आदमियों को भी ये कवर करे। बिल्कुल आप समझे, रिवर्स इसका इफेक्ट हुआ कि हरासमेंट हो रही थी, लोगों को पता ही नहीं था। औरतों के साथ भी हो रही थी, मर्दों के साथ भी हो रही थी, औरतों के साथ बहुत सारे फॉर्म्स में हो रही थी। वो उसको हरासमेंट में कंसिडर ही नहीं करते थे, वो नॉर्म बन चुका था। वो नॉर्म बन चुका था, बिल्कुल। अच्छा, मसला ये कि हरासमेंट स्पेसिफिक जो काइंड ऑफ थिंग्स लोगों के जहन में आती है ना, वही नहीं होती है। हरासमेंट मुख्तलिफ तरीकों से भी हो सकती है। कोई आपसे डिसएग्री इस तरह से करता है कि वो आपको लगता है कि जी वो तो आपको स्नब करने की कोशिश हो रही है, या आपको जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश हो रही है। कोई आपके कपड़ों पे कमेंट कर देता है, कोई आपके लुक्स के ऊपर कमेंट कर देता है। हाँ, दैट मैटर्स ना कि कोई, हाँ, वर्बल हरासमेंट है ना, हाँ, मेंटल, फिजिकल, जिस तरह से भी हरासमेंट होती है। अच्छा, ये घर से लेकर ना बाहर तक, यानी आपके ऑफिस तक, वर्क प्लेस तक, जिस भी सेक्टर में ख़वातीन काम करती हैं, वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन की ऐसी कंप्लेन थी कि भाई हम ये वायलेंस हम ये फेस करते हैं। अच्छा, एक तो ये, और फिर दूसरा जो हस्बैंड वाइफ के दरमियान भी एक हरासमेंट का सिलसिला होता है ना, वो शायद किसी को नहीं पता वो कैसी हरासमेंट होती है। वो इस तरह की हरासमेंट होती है कि उन्होंने एक दूसरे का जीना आराम किया हुआ होता है। हाँ, तनकीद, झगड़ा, और फिर मार पीट और ये सारा कुछ। तो वो भी जो है ना आपस में एक दूसरे को तंगी कर रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हरासमेंट जो है वो कोई स्ट्रेंजर ही आपके साथ करे। आपका अपना कोई बहुत अपना अजीज़ भी कोई आपके साथ में जो है वो हरासमेंट कर सकता है, यानी आपको मेंटल टॉर्चर दे सकता है, आपके लिए कोई बात कर सकता है, कोई ऐसी बदज़बानी कर सकता है जो कि आपको बड़ी नागवार गुजरे। तो ख़वातीन को इस हवाले से बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। अभी सरवत, जो वो थाईलैंड में जो अभी वो मिस यूनिवर्स वाला जो एक पूरा आपने सुना होगा कि वो पूरा एक वहाँ पर इवेंट था जिसमें उन्होंने सिर्फ डम कह दिया था उसको, जो कंटेस्टेंट थी। तो हाँ, तो वो जो उसका डायरेक्टर था उसने सिर्फ डम कह दिया था कि यू आर डम। तो उसके बाद वहाँ पर बैठी हुई जितनी भी जो खवातीन थी, जो कंटेस्टेंट थी, उन्होंने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि ये डिसरिस्पेक्ट थी। तो दैट वाज अ वर्बल हरासमेंट। हाँ, तो वही ना, दैट वाज अ वर्बल हरासमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपकी रिस्पेक्ट है, कहाँ आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो इसके डिफरेंस में ना आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इस तनाजुर में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी चीज़ों को टेकअप कर लेती हैं। अब जैसे किसी का किसी से बहुत भाई बहन वाला रिश्ता है और उसने अगर किसी को 2 बात कह दी या 4 बात कह दी, तो वो उसको भी ये है ना कि आप किसी चीज़ का गलत फ़ायदा भी ना उठाएं। आप किसी चीज़ का गलत फ़ायदा भी ना उठाएं, लेकिन ये भी ना हो कि आप अपने आप के साथ अपनी डिसरिस्पेक्ट होने दें, या कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है तो आप सह रहे हैं। जो आप सह रहे हैं ना, ये एक्चुअल में आपका मेंटल टॉर्चर है। ये एक्चुअल में वो वायलेंस है जो कि साइलेंट वायलेंस कहलाता है, जिसमें आवाज़ नहीं होती लेकिन आपको लोग
टॉर्चर कर रहे होते हैं। इट्स अ टेस्ट ऑफ हेल्दी बाउंड्रीज, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप कह रही थी ना कि अभी हर तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं वायलेंस फिजिकल हो, कोई किसी को मार रहा हो, वो बैटरी होती है आजकल ज्यादा है। बिल्कुल जी। तो अगर ये लड़की पढ़ना चाह रही है और उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, या एक किसी की बीवी अपने मैके जाना चाह रही है और उसको रोका जा रहा है जबरन या कंटिन्यूअसली, या इसी तरह इकोनॉमिक वायलेंस भी होता है कि जेब खर्च के पैसे पैसे नहीं है और बिल्कुल आप ऐसे घर के अंदर बंद करके रखना। तो ये सारी चीजें इंसान की मेंटल हेल्थ पे, भाई जो ये मेड्स होती हैं इनके साथ भी तो एक तरह मैं ये भी कहने वाली वायलेंस थी कि वायलेंस और ये हरासमेंट तो सड़क पे भी होती है और नौकरों के साथ भी होती है, आपस में भाई बहनों के साथ होती है, माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ करते हैं। आजकल तो हर चीज़ एक बिकॉज यू नो अब क्योंकि हम अवेयरनेस जैसे हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस आ गई तो वी नो दैट दिस इज फिजिकल हरासमेंट, दिस इज अब्यूसिव हरासमेंट, दिस इज वर्बल हरासमेंट, इमोशनल। आप किसी को ऐसा ताना, आप डम बोलते हैं, वो सोच रही है कंटेस्टेंट है, आप उसको डम बोलते हैं, तो ये दिस इज हरासमेंट। आपने उसके मेंटल, आप सोचे वो खड़ी हुई और कह रही है यू आर डम, व्हाई यू स्टैंडिंग हियर, सो दीज आर ऑल। अब जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये तो हरासमेंट है। हाँ, मतलब ये हरासमेंट है या डिसरिस्पेक्ट है। मतलब डिसरिस्पेक्ट और हरासमेंट दोनों में फर्क है, लेकिन आता वो भी उसी जुमरे में ही है कि वो भी डिसरिस्पेक्ट की जो है जज करें और तनकीद करें। यू हैव नो राइट टू जज एंड तनकीद। मैं आप बैठ के कहूँ कि ये आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, आपने कैसा मेकअप किया है, जाए उठ के चली जाए, तो आपको अच्छा लगेगा। आई हैव नो राइट टू से दैट टू यू, दिस इज योर चॉइस, दिस इज माय चॉइस। तो आप चॉइस, तो आपको हर चीज का एक बाउंड्री सेट करनी, बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग इस मामले में ये कहते हैं भाई हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो हम तो मेल हो या फीमेल सबको एक ही तरीके से बोल देते हैं, लेकिन जब उनको कोई जब साफ गो, लेकिन जब उनको कोई इस तरह से बोलता है तो उन्हें पता चलता है अच्छा ये तो जो है ना कुछ डिफरेंट था। चलिए जी, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो बात हो रही है ख़वातीन के हवाले से, और ख़वातीन जो होती हैं ना उनके बहुत सारे मसलों में से एक मसला ये भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा शाय होती हैं, रिस्पेक्टफुल होती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन तकरीबन 99% ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो अगर उनके साथ कोई बदतमीज़ी हो रही होती है तो वो थोड़ा सा चुप होती हैं, साइलेंट रहती हैं। उसका जिक्र वो किसी दोस्त से करेंगी, फैमिली में करेंगी, लेकिन फ़ौरन से वो रिएक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से जो भी शख्स उनसे बदतमीज़ी कर रहा हो वो ये समझता है कि ये वीक हैं, शायद ये जवाब नहीं दे सकती, या ये रिएक्ट नहीं कर सकती, या ये कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं कर सकती। तो वो दोबारा से जो है उनको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दोबारा से जो है वही हैरेसमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू होता है, बुलिंग में भी आ जाता है। जो कमजोर है उसको और दबाओ, एग्जैक्टली। जो ताकतवर है उसकी सबकी वाह, उसके पीछे सब लोग हैं। हाँ, तो ये भी एक मसला है, ये एक इशू होता है। तो इस पर आप ख़वातीन के लिए क्या कहेंगी कि उनको किस तरह समझना चाहिए कि ये डिसरिस्पेक्ट है, ये हमारे साथ जो है वो बुलिंग है, ये हमें बुली किया जा रहा है, या ये हमारे साथ हैरेसमेंट है? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन क्या होती हैं कि वो रिस्पेक्ट में भी बहुत टाइम ले लेती हैं कि जी नहीं ही इज़ रिस्पेक्टेबल या समवन इज़ सो मच रिस्पेक्टेबल, चले हमें कुछ कह दिया तो नो इश्यूज़, ये भी हो रहा होता है ना। बट समहाउ उनको बाद में समझ में आता है कि नहीं ये तो बुली था, नहीं ये तो डिसरिस्पेक्ट था, नहीं ये तो बहुत कुछ डिफरेंट था जो हमारे लिए ठीक नहीं था। वो उसमें क्या डिफरेंस है सरवत या मरियम, आप दोनों में से जो भी बताना चाहे? वो जो आप कह रही ना बताते नहीं है, वो डर और खौफ भी होता है, एक खौफ और डर भी होता है। पता सब कुछ होता है, सब आजकल तो यू हैव अ स्क्रीन इन योर हैंड, यू नो व्हाट इज हरासमेंट, यू नो व्हाट इज बुलिंग, यू नो व्हाट इज लेबलिंग। सही। बट यू नो द थिंग इज दैट टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट, वो जो कॉन्फिडेंस या वो जो खौफ निकालना वो जरूरी है। खौफ निकालना जरूरी जब हम बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे हमने दोस्त को भी बता दिया, लेकिन उनमें खौफ होता है ना कि मैं अगर बताऊंगी तो मेरे घर में मेरे मेरी एक फैमिली है और वो क्या कहेंगी, जहाँ मैं काम करने जाते हूँ हमें वहाँ काम मतलब हमारे पर एक लेबल लग जाएगा, तो एक आप खामोश रहते हैं, एकदम दबा के रखते हैं कि नहीं गुजर ही जाएगा, वक्त हो जाएगा। अगर हम कपल्स की बात करते हैं या हम दोस्तों की, मतलब फैमिली की बात करते हैं, तो हम अक्सर ये नहीं करना चाहते कि वो फिर घर वाले भी दबाते हैं आपको कि नहीं ऐसी बात नहीं करना। जैसे अगर कोई वर्क प्लेस हरासमेंट में आपको आपका बॉस या कोई एम्प्लॉय आपको हरास कर रहा है, आपको अजीब अजीब स्टेटमेंट दे रहा है, तनकीद कर रहा है कुछ, तो आपका शुक्र है हमारे ऐसा कुछ नहीं नहीं मतलब एक जनरल बात कर रही हूँ ना, जनरल बात कर रही हूँ, तो वो घर पे आके बताना भी नहीं चाहते कि नौकरी खत्म हो जाएगी या फिर मेरा बाहर निकलना बंद हो जाएगा या फिर कोई और प्रॉब्लम शुरू होगी या वहाँ से कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो हम बहुत सारी चीज़ें डर और खौफ से, क्योंकि फिर वही वाली बात है ना, उनको ये नहीं पता कि आप
हेल्प ले सकते हैं। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर इज देयर, Law and देयर order आर is there. एक्ट बीन गिवन फॉर दिस रीजन कि वर्क प्लेस हरासमेंट पे है या आपकी चीज़ों पे। तो अवेयरनेस इसीलिए है कि आप जब बात करें तो सही लोगों से बात करें। फिर एक दूसरी बात ये भी है ना कि हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपको सही मशवरा दे भी रहा है कि नहीं, वो हेल्पफुल है भी कि नहीं, और वो बात सही आपको समझा रहा है या वो उसको और ख़राब कर रहा है मसले को। ये गॉसिप बना दें, गॉसिप बना दें, वो जाके 3-4 लोगों को और कुछ और तरीके से बता दें। तो ये किसी के अच्छे शख्स से जाके बात करना, किसी कोच, थेरेपिस्ट या काउंसलर या कोई मेंटोर या कोई ऐसा वाइस पर्सन आपके ख़ानदान का हो या कोई ऐसा हो जिससे आप बात करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है घर में या वर्क प्लेस में या सड़क पे चलते हुए भी आजकल। और इट्स नॉट जस्ट मेन, women are also being harassed. So you need to, वही वाली बात, आदमी और औरतें इनमें दोनों ही शामिल हो जाते हैं ना, कि हो सकता है ना कि कोई आदमी बेचारा इतना मजलूम है कि जिसको 2 कोई लड़कियां मिलके हैरेस कर रही हो, कोई एक लड़की मिलके हैरेस कर रही हो, उसके लुक्स के ऊपर बात कर रही हो, उसका मजाक उड़ा रही हो या किसी भी तरीके से उसको बुली कर रही हो। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ खवातीन के साथ में ये हैरेसमेंट होती है, मर्दों के भी ये प्रॉब्लम होते हैं, वो भी बहुत चाय होते हैं और वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, वो बता नहीं पाते कि नहीं भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। ये जो एक्ट था ये इसने हेल्प किया आदमियों को भी अपनी वॉइस देने के लिए, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं कि देखिए वन टाइम एक्ट जो होता है ना कि किसी बंदे ने कोई चीज क्या एक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे आप एक्शन को भी अगर स्टेप बाय स्टेप लें कि जैसे किसी एक ने एक दफा एक बात कही तो हम थोड़ा सा उसको इग्नोर करते हैं, फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई ऐसी बात हो जाती है, हम कहते हैं चलो मे बी दे आर हैविंग अ बैड डे, हो सकता है उनका मूड खराब होगा इसलिए कह दिया होगा, सही मशवरा, सही बात, थोड़ा सा आप पहली दफा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब रिपीटेड एक्शन होने लगे ना तब हमें सोचने की जरूरत होती है कि इससे मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, इससे मुझे भी नुकसान हो सकता है, तो नाउ आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। अब आप उस बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों के पास नहीं है, नहीं है, जीरो है। चाहे फैमिली में हो चाहे वर्क प्लेस पे हो, अच्छी अच्छी पोजीशन पे लोग होते हैं लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स पे बात नहीं कर सकते, बहुत सारे अल्फाज मुंह से नहीं निकाल सकते, वो अभी भी टाबू समझते हैं ना, बात करना नहीं चाहते। तो अब जब आप रिपीटेड होने लगे कोई चीज़, आपको उसका पैटर्न नजर आने लगे तो फिर अब उसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। तो ना जैसे हमने अभी एक रिसेंटली GBV पे इवेंट किया था जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, उसमें ये बात थी जैसे क्योंकि हर आपको एरिया से देखने की जरूरत है, तो अगर आप लीगल एस्पेक्ट से देखें तो अगर ऐसा होने लगे और आपको लगे कि आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग हो रही है तो आपको सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप एविडेंस कलेक्ट करें। अगर किसी ने आपको कोई मैसेज भेजा है तो आपको उसको सेव करके रखना है, आपको कोई लेटर भेजा है, कोई भी ऐसी चीज है, कोई एक्शन है, कोई वीडियो है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लें। फोन है, वी कैन डू दैट। तो इस तरह की चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लॉयर के पास जाएंगे तो लॉयर इज डिपेंडेंट ऑन एविडेंस कि वो जो भी आप जिस फोरम के पास भी, जो मैंने जैसे कहा हरासमेंट एक्ट है तो उसका ट्रिब्यूनल है, जब आप वहाँ हेयरिंग के लिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सिर्फ ज़बानी बात नहीं करनी होती, बल्कि कुछ एविडेंस वहाँ ज़रूर शो करना होता है कि ये सारी चीज़ें हुई जिसके बेसिस पे वो जाहिर दूसरा बंदा तो डिनाई करेगा कि मैंने नहीं किया। तो अब कोर्ट जो है या जो ट्रिब्यूनल है वो उस एविडेंस के बेसिस पे डिटर्मिन करेगी कि आपको जो लग रहा है वो सही है या वो जो कह रहा है वो सही है, तो उनको एविडेंस उनके सामने होगा, दे विल डिसाइड। तो ये ज़रूरी होता है कि ख़वातीन कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगे कि ये कंटिन्यूस होने लगी है और इसमें कोई एलिमेंट ऑफ एक होता है ना कि किसी की इंटेंशन है मुझे नुकसान पहुंचाने की, तो उसका एविडेंस ज़रूर आपको खुद ही पता चल जाता है ये बात कि कौन किस तरीके से आपको अप्रोच कर रहा है और कितनी दफ़ा कर रहा है। जैसे सरवत तो वैसे भी हाई कोर्ट की एडवोकेट है माशाल्लाह से, तो वो एक्ट जो हमारा वो भी बताएं कि एक्ट क्या है। अच्छा, एंटी हरासमेंट एक्ट जो है अगेंस्ट वुमेन अब तो सबके लिए है वो, तो इसके अंदर ये है कि अगर वर्क प्लेस पे आपको, ये वर्क प्लेस के लिए स्पेसिफिकली है लेकिन बाहर भी सोशल उसमें भी ये अप्लाई होता है, तो कोई भी इनडिसेंट एडवांसेस, गलत किस्म की बात, यानी वायलेंस एक होता है ना कि मारपीट नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें जो हमने बात की, आपकी जो प्रमोशन ड्यू है वो अगर नहीं हो रही, आपको किसी पॉलिटिक्स का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये हर चीज इसके अंदर शामिल होती है। और अब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट भी आ गया है, अच्छा, जो कि अगर आपको कोई साइबर बुली कर रहा है, अच्छा, कोई ट्रोलिंग कर रहा है, डॉक्सिंग कर रहा है, आपके इमेजेस को गलत यूज कर रहा है, तो भी आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए जी, और कम्युनिकेशन इज द की। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज द की एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। हाँ बिल्कुल, तो अवेयरनेस के हवाले से आज का हमारा ये शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया सरवत हमारे शो पर आई, और शो का टाइम एंड अप हो गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग सिटी 18।